हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल। आज आपके सामने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 जिसकी यूनिट 3 का है और इसमें अब आज हम लास्ट ब्लॉक जिसको हम एफ ब्लॉक कहेंगे, एफ ब्लॉक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एस ब्लॉक, टी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया है। सारे कोड्स के बारे में, उनका रिटर्निंग नियम, सेक्शन ऑफ संख्या, सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। आज हमारा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के बारे में हम जानेंगे ये ब्लॉक होते क्या हैं और ये कहाँ से आए और ये कहाँ रखे गए, आवासानी इनका स्थान क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे बताएं आवासानी सबसे नीचे अगर कोई तत्व रखे गए हैं तो उनका नाम है एफ ब्लॉक के तत्व। अब एफ ब्लॉक के तत्व हैं कितने, तो हम आपसे बताते हैं 2 श्रेणियों में रखे गए हैं, जो कि छठे आवर्त से। ये पहला आवर्त, ये पहली श्रेणी जो है ये एक्टेनोइड और सॉरी लैंथेनोइड La और ये एक्टेनोइड Ac के बाद से निकाले गए हैं। इनका प्रमाण क्रमांक 57 था और इसका था 89, इसके बाद से निकाले गए हैं और ये पहली श्रेणी हो जाएगी जो कि छठे आवर्त की होगी। इसका जो आवर्त होगा वो छठा आवर्त होगा और इसका जो आवर्त होगा वो 7वें आवर्त से निकाले गए हैं। लैंथेनियम के बाद 14 तत्व निकाल के रखे गए हैं। लैंथेनियम का प्रमाण क्रमांक 57 है। इसका अगर हम बात करें, ये सीजियम है। पहला तत्व हमारा देख लीजिए कौन सा, छठे आवर्त में सीजियम है। प्रमाण क्रमांक 58 प्रोमिथियम, इसका प्रमाण क्रमांक 59। नियोडीनियम, इसका प्रमाण क्रमांक 60 हो जाएगा। प्रोमिथियम इसका 61, समेरियम 62, यूरोपियम इसका 63, गैडोलिनियम इसका 64, टर्बियम इसका हो जाएगा 65 और डिस्प्रोशियम इसका हो जाएगा 66, ऑल्मियम 67, यूरोपियम अर्बियम 68, थूरियम इसका हो जाएगा 69 और यटरबियम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यट्रियम और यटरबियम अलग अलग है। यट्रियम जो था इसको वाई से लिखा था, इसका प्रमाण क्रमांक जो था 39 था और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट था। और यहाँ पे यटरबियम वाई डी है, इसका प्रमाण क्रमांक 70 हो जाएगा और इसके बाद ल्यूटेरियम हो जाएगा, इसका प्रमाण क्रमांक 71 हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो तत्व हैं इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम लैंथेनोइड के तत्वों के बाद 14 तत्व निकाले गए हैं टोटल, तो इनको हम लैंथेनोइड श्रेणी कहेंगे। इसको हम कहेंगे लैंथेनोइड श्रेणी, लैंथेनोइड सीरीज या श्रेणी, लैंथेनोइड सीरीज। और इसके जो तत्व होंगे, इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो क्या होंगे, तो 4f में जाकर गिरेंगे, 4f में, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगर हम बात करें एक्टेनोइड यानी दूसरी सीरीज है, ये एक्टेनियम तत्व के बाद डी ब्लॉक के 7वें आवर्त से निकाली गई, 7वें आवर्त से और 14 तत्व निकाले गए। अभी 14 तत्व में कौन से और कहां से शुरू हुआ, तो एक्टेनियम के बाद 14 तत्व निकाले गए। एक्टेनियम का प्रमाण क्रमांक 89 है और इसका कितना है, ये 90 हो जाएगा। थोरियम और थोरियम के बाद प्लेटिनियम है, पेट्रोनिशियम है, इसका हो जाएगा 91। यूरेनियम हो जाएगा 92। ये इसको ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेडियोएक्टिव तत्व है। ये पूरा जो आवर्त है, ये वाला इनका वर्ग जो है, सॉरी आवर्त, ये 14 तत्व टोटल जितने हैं वो रेडियो एक्टिव है, ऊपर वाले नॉन रेडियो एक्टिव है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बताएंगे क्या कारण था, कितने के बाद रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम हो गया, नेप्ट्यूनियम हो जाएगा 93, फिर प्लूटोनियम हो जाएगा, ये हो जाएगा 94 और अमेरिशियम हो जाएगा, ये हो जाएगा 95, फिर सीरियम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 96, बर्टियम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 97 और कैलिफोर्नियम हो जाएगा, इसका 98, आइंस्टीनियम हो जाएगा, आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी इसलिए इसका नाम हो जाएगा, आइंस्टीन के नाम पर पड़ा हुआ है इसका नाम आइंस्टीनियम, इसका हो जाएगा 99 और 100 इसका हो जाएगा फर्मियम, इसका हो जाएगा 100 और ये है मेंडेलिवियम, मेंडेलीव के नाम पर है मेंडेलिवियम, इसका प्रमाण क्रमांक है 101 और ये है मेंडेलिवियम नोबेलियम, ये हो जाएगा नोबेलियम, इसका प्रमाण क्रमांक 102 और ये लॉरेंसियम, इसका 103। तीन बात आपको ध्यान रखनी है और इस सीरीज को क्या कहेंगे, क्योंकि एक्टेनोइड के बाद 14 तत्व निकालेंगे इसलिए इसका नाम रख दिया जाए एक्टेनोइड श्रेणी, एक्टेनोइड सीरीज या श्रेणी, एक्टेनोइड सीरीज। और इसके जो ये वाला जो आवर्त है, 7वां आवर्त, इसके जो तत्व है, अब इन 14 तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर जाएंगे तो 5f में जाके इनके ऑर्बिटल, जो 5f ऑर्बिटल होगा उसमें जाके इनके इलेक्ट्रॉन गिरेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, इनके 4f में गिरेंगे, इनके 5f में। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज बताई थी कि जो 83 के बाद के तत्व हैं, 83 के बाद के तत्व, वो सभी के बाद के सभी तत्व, बाद के सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। मैंने बताया था रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव क्या होता है हमने बता दिया था, जो तत्व अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं, यानी विघटन होने के बाद
अगर अल्फा बीटा और गामा तत्वों का निष्कर्षण करते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं और इनका परमाणु क्रमांक 83 के बाद का था, 83 के बाद का। तो जाहिर सी बात है अब 58 से लेकर 71 तक के इसमें कोई तत्व ऐसा नहीं है जिस जो कि रेडियो एक्टिव है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो 83 के बाद का परमाणु क्रमांक आएगा तो उसमें 90 भी आ गया, यानी ये वाली पूरी सीरीज जो है वो रेडियो एक्टिव तत्वों की होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह का स्टार टाइप आपको मिलेगा, ये बताएगा रेडियो एक्टिव तत्वों को। तो ये पूरी सीरीज होगी वो रेडियो एक्टिव तत्वों की होगी। अब आगे हम बढ़ेंगे, इसके बाद हम अब तत्वों के गुण पढ़ लेते हैं। ये हमारा छोटा ही टॉपिक रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसको शॉर्ट में थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपको कुछ नई चीजें हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपको दे दिया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 92 होता है, 92, और इसका जो परमाणु भार होता है वो 249 समथिंग होता है, 235 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये ध्यान रखिएगा आपको, और इसके बारे में 238 होता है, सर इसको ध्यान रखिएगा, 238। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा जरा, ये पूछा जाता है। आगे हम अगर बात करें तो इसमें 4f और 5f के बारे में पूछा जाता है, तो क्या है इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 4s श्रेणी है, 5s श्रेणी है, तो इनके नाम क्या है, इन तत्वों के नाम बताइए। तो एक बार फिर से देखिएगा, सीजियम, प्रोमिथियम, नियोडीनियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, हॉल्मियम, यूरोपियम, टर्बियम, एटर्बियम, ल्यूटेटियम। इसके बाद यहाँ पर आएंगे थोलियम, प्रोटाइनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, सीरियम, बर्कियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम और नोबेलियम और लॉरेंसियम। ये ध्यान रखिएगा आपको तत्वों को। अब आगे अगर हम बात करें इनमें एक एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनमें हेडिंग क्या रहेगी, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन लिखते हैं। 4f है क्या, ये f ब्लॉक है क्या, f ब्लॉक के तत्व, ये आपकी हेडिंग रहेगी। इसमें क्या बताएंगे आप कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में, f कोष कह सकते हैं, कोष में भरते हैं, गिरते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं, तो f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें अंतः संक्रमण या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतः या आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संक्रमण सीरीज के अंदर से निकाले गए हैं, लॉरेंसियम के बाद, लैंथिनियम और एटेनियम के बाद, इसलिए इसको कहते हैं अंतः या आंतरिक संक्रमण तत्व। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, या रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल, ये ध्यान रखिएगा। रेयर अर्थ मेटल क्या है, दुर्लभ मृदा धातुएं, दुर्लभ मृदा धातुएं अगर पूछी जाए तो आपकी जो पहली सीरीज हो जाएगी लैंथेन अर्थ की, ये दुर्लभ मृदा धातुओं की सीरीज कहलाती है। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ, इनका अगर पूछें, अगर एक ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, फिर आगे बताएंगे इसको समझाते हैं। NS2 N-1 P NS2 N-1 D1 और 2। ये D के ऑर्बिटल या तो एक जाएगा या तो दो, एक या जीरो इलेक्ट्रॉन, एक या जीरो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। NS यानी जो अंतिम कक्षा होगी उसमें S में तो दो होंगे, लेकिन उसके बाद जो हम बात करेंगे तो वो जो होगी ये 0
या 1 हो सकते हैं डी में, जो उसके अंदर की एक कक्षा होगी अभी बताएंगे। और जो लास्ट होगा n-2f1214, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार हम इसको मिटा के ऊपर फिर से लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर हम बात करें सीधे तो ns2 और n-1 d1 और 2, और मींस अथवा एक या बी में एक होगा या दो होंगे, और इसके साथ कॉमा अगर हम लगाएं तो n-2 यानी n जो बाहरी कक्षा है उससे दो अंदर कक्षाओं में f ऑर्बिटल होगा, और उसमें 1 2 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये n-1 और n-1 और n-2 क्या है इसको समझिएगा। इसे हम बात करें, अब आपको पता है अगर हम देखें 4f और 5f, हमने एक जो नियम लिखा था s वाला, उसके बाद p थे, फिर d था, उसके बाद f थे, तो 4f और 5f पाया था आपने आबो के नियम में, आपने देखा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 4f जो चौथी कक्षा होती है उसमें f ऑर्बिटल होता है, और जो पांचवी कक्षा होती है उसमें f ऑर्बिटल होता है, बाकी किसी में f ऑर्बिटल नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए 4f में अगर गिरेंगे तो 4f की ये सीरीज हो जाएगी, और 5f में इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो वो एक्टिनोइड सीरीज हो जाएगी। लैंथेनॉइड 4f की है, और अगर पांचवी कक्षा में गिर रहे हैं f ऑर्बिटल में तो वो एक्टिनोइड हो जाएगी, इससे पहले वाली लैंथेनॉइड। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ये नाभिक है, इसके बाद कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, और थोड़ा हम इधर ऐसे बना रहे हैं, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा, और इस तरह से सातवीं कक्षा। तो ये हमारी कक्षाएं हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो उससे पहले किन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है पहले s होगा, फिर sp, फिर spd, spdf, फिर spdf, फिर spd, फिर sp। तो इस चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें n बराबर अगर हमारी अंतिम कक्षा है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 7s में इलेक्ट्रॉन गिर रहा होगा, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन गिर गए 7s में, तो जो d वाला होगा ये n-1 होगा, यानी इससे 7 से एक कक्षा अंदर, तो एक कक्षा आएंगे, कौन सी आएंगे, छठी वाली में आएंगे, और इसमें हो जाएगा 6d1 और तो मतलब अथवा 2, यानी एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसके अंदर आएंगे तो आपको पता है, चलिए यहाँ पे 5 होने नहीं लिखा, चलो ये 5 हो जाएगी। तो ये अगर हम आएंगे इसके अंदर तो अब मिलेंगे हमें क्या, इस n से दो कक्षा अंदर, एक तो ये, उसके बाद इससे अंदर ये दो, ये हो जाएगी 5f। तो यानी 5f में अब हमारे 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाएंगे। इसे ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब जो अंतिम कक्षा होगी उसको n मानेंगे, उससे एक अंदर n-1, उससे दो अंदर जाएंगे, बाहरी कक्षा से अगर दो कक्षाएं अंदर जा रहे हैं तो n-2 हो जाएगी, बस ये ध्यान रखिएगा। और उसी के s या d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हमने बता दिया ns2 और n-1 d1 और 0 और n-2 f1214। मैंने अभी जो बताया एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ns2 n-1 d1 और मींस अथवा और 2 नहीं 0, एक या 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो अपात होंगे उनमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो अपात नहीं होंगे उनमें 1 इलेक्ट्रॉन गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पहले एक्टिनियम का पाया जा रहा है इसलिए। तो आगे ध्यान दीजिएगा। और अंतिम जो हो जाएगा n-2 f1214, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन इसमें गिरेंगे। तो n वाली कक्षा, अब n कौन सी होगी वो बाद में डिपेंड करेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें लैंथेनॉइड श्रेणी की, लैंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दीजिएगा, लैंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ई और सी हमने बता दिया क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा n हमारे बाहरी कक्षा होगी यानी 6s2, और उससे एक अंदर जाएंगे तो 5d1 और 0, और इसके बाद अंतिम जो उससे एक और अंदर 6 वाले से एक अंदर गए तो d सॉरी पांचवी में, और एक और अंदर जाएंगे तो चौथी कक्षा आ जाएगी, यानी 4f1214। अब देखिए मैंने 4f ये जो बताया है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली सीरीज जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 4f ऑर्बिटल में गिरेंगे, इसलिए 4f आ गया। अगर अगली बात करें लैंथेनॉइड के बाद एक्टिनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
ये क्या होगा, इसको अगर हम बात करें तो अब इनकी कक्षा जो होगी वो 7वीं होगी, 7s2 और उससे एक अंदर जाएंगे 6d1 और 0 1 और 0 और उससे एक और अंदर जाएंगे यानी कि n-2, तो n-2 ये जो हमने बताया ये n-2 ये हो जाएगा, 7 है n लास्ट बच्चा, तो इससे 2 अंदर जाएंगे तो 5वीं हो जाएगी, तो 5f(1,2,14) ये हो जाएगा एक्टिव तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंथेनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो आप बताएंगे 6s2 5d1 और 0 और 4f(1,2,14). अगर आपसे पूछा जाए एक्टिनॉइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s2 6d1 और 0 यानी 6d में 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, कब होगा वो अलग अलग तत्वों पे है। फिर 5f(1,2,14) पहला तत्व है एक ब्लॉक का, तो इसका f1 होगा, इसका f2 होगा, दूसरे तीसरा अगर यूरेनियम को पूछा जाए तो f3 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं इनके बाद ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना नहीं, आपको नियम बताया गया, आप वो नियम आप उसी नियम से करिएगा। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण संख्याएं। अगर हम बात करें ऑक्सीकरण संख्याएं तो ध्यान दीजिएगा, जो लैंथेनॉइड तत्व होते हैं, लैंथेनॉइड तत्व +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, और यहीं पर अगर हम बात करें ये जो एक्टिनॉइड हैं ये 99 तत्व जो है ये +2 से लेके +7 तक, ध्यान दीजिएगा 90 से परमाणु ये क्या है Z बराबर Z यानी परमाणु और Z 90 से 99 तक के तत्व, ये ध्यान दीजिएगा 90 से लेके 99 तक के जो तत्व होंगे वो +2 से लेकर या से +7 तक, तथा अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये वाले तत्व यहां से लेके यहां तक के हैं 99 तक के आर्सेनियम तक, ये तत्व +2 से लेके 7 तक। लेकिन अगर इसके बाद के तत्व पूछे हैं तो ये सभी +3 ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या लिखा तथा शेष तत्व +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, और इसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे कुछ 1-2 पॉइंट और पढ़ेंगे, बस इसके बाद इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो इसमें एक गुण होता है, आपको बता दें, लैंथेनॉइड संकुचन होता है। संकुचन क्या होता है इसके बारे में जानिएगा थोड़ा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक गुण देख लीजिएगा क्या होता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण की बात करें अगर तो क्या होते हैं रासायनिक गुण, ध्यान दीजिएगा। ये अक्रियाशील, सफेद तथा ठंडे जल में कम विलेय, परंतु गर्म जल में अधिक विलेय होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा आपको, ये गर्म जल में ज्यादा विलेय हो जाते हैं, बहुत तेजी से विलेय होते हैं, जबकि ठंडे जल में कम विलेय होते हैं। ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें उपलब्धता इनकी क्या है, तो प्रचुर मात्रा में ये प्रकृति में तो लैंथेनॉइड ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड होते हैं वो रेयर अर्थ मेटल, लैंथेनॉइड होते हैं वो रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उपलब्धता की बात अगर हम कर लें तो ध्यान दीजिएगा, उपलब्धता क्या है देख लीजिए। उपलब्धता कहाँ पाए जाते हैं, उपलब्धि कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये अर्थ मेटल होते हैं। लैंथेनॉइड की बात करें तो लैंथेनॉइड तत्व
प्रकृति में पाए जाते हैं, ये दुर्लभ मृदा धातुएं हैं। दुर्लभ मतलब बहुत कम पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति में पाई जाती है लेकिन बहुत कम, यानी दुर्लभ धातुएं। जबकि तथा यूरेनियम वगैरह के भंडार ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि प्रकृति में यूरेनियम के भंडार पर्याप्त मात्रा में है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे पूछा गया जाता है आपसे जो धातुएं होती हैं ये बहुत ज्यादा, अगर हम बात करेंगे कि यौगिक कैसे बनाते हैं, कि क्लोराइड और फ्लोराइड यौगिक बनाते हैं, पहले ये ध्यान रखिएगा यौगिक, तो ध्यान दीजिएगा। क्षार धातुओं के समान यौगिक और ब्रैकेट में अगर कहें ट्राइक्लोराइड का मतलब 3 क्लोरीन एक साथ जुड़े हैं, या ट्राइफ्लोराइड 3 फ्लोरीन जुड़े यौगिक देते हैं, समान यौगिक देते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्षार धातु है वो एक बॉन्ड बनाती है लेकिन ये 3 बॉन्ड तक बना सकती है, इसलिए ट्राइक्लोराइड और ट्राइफ्लोराइड। जैसे हम बात कर रहे हैं इसी एक तत्व की ले लें, सीजन की ले लें, CeCl3, इस तरह के तत्व ले सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इसका क्या हो जाएगा, आगे इसको मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पे जो मेन है वो पूछा जाता है अंतर, लेंथ और वेक्टर में अंतर पूछा जाता है, इसलिए अंतर को एक बार पढ़ लेते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब बाकी सारे लेक्चर जो है प्रमाण त्रिज्याएं की, अगर त्रिज्याओं की बात करें तो त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और इनमें इसीलिए लेंथ संकुचन पाया जाता है। तो देख लीजिएगा लेंथ संकुचन है क्या, लेंथेनॉइड संकुचन, ये पॉइंट मेन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि इसके जो f ऑर्बिटल होते हैं, इनके सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो f ऑर्बिटल में गिरते हैं, और जाहिर सी बात है कि जितने भी तत्व लेंथेनॉइड तत्व जो भी होते हैं इनकी प्रमाण त्रिज्याएं लगभग समान होने के कारण इनमें ओवरऑल अगर देखा जाए समग्र रूप से तो इनकी त्रिज्याओं में धीरे धीरे कमी आती है, प्रमाण त्रिज्याओं में कमी आती है। इसी कारण इनको समग्र रूप से क्या कहा जाता है, तो लेंथेनॉइड, इसी को लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लेंथेनॉइड तत्वों में त्रिज्याएं लगभग समान होने के कारण इनकी त्रिज्याओं में समग्र रूप से, यानी ओवरऑल संपूर्ण रूप से अगर पूरा देखा जाए ओवरऑल समग्र रूप से कमी आती है। यानी कहने का मतलब है जब एक ही ऑर्बिटल में f ऑर्बिटल क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिटल में गिरेंगे त्रिज्या वही रहेगी, त्रिज्याएं समान रहेंगी, त्रिज्याएं नहीं बदलेंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो त्रिज्याएं जो हो जाएंगी, यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन गिरा तब भी वही त्रिज्या, 14 इलेक्ट्रॉन गिर गया तब भी वही त्रिज्या, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो त्रिज्याओं में कमी आएगी। इसी समग्र कमी को ही क्या कहा जाता है, लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। तो ओवरऑल जो संपूर्ण रूप से कोई त्रिज्याओं में कमी आई है इसी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं।
संकुचन कहते हैं। ये हो जाएगा आपका लास्ट पॉइंट। और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अंदर पढ़ लेते हैं लैंथेनियम और एक्टिनियम में। तो इसको पूरा हमें ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें अब लैंथेनॉइड और एक्टिनियम के अंतर, तो अंतर क्या होते हैं हमने आपको पहले बता दिया था। एक तरफ हम लिखेंगे लैंथेनॉइड और दूसरी तरफ लिखेंगे एक्टिनियम। इस तरफ हम ले लेते हैं लैंथेनॉइड, और इधर ले लेंगे एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इनके अंतर हम एक पढ़ेंगे और देखते हैं क्या अंतर होते हैं इनके बारे में। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं अंतर। तो देखिएगा लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते क्या है, हमने आपको बताया कि पहला पॉइंट हम बात करेंगे। इस लैंथेनॉइड की श्रेणी है वो आवर्त 6 से निकाली गई। आवर्त 6 के तत्वों से निकाली गई है। जबकि इसकी बात करें ये आवर्त 7 से निकाली गई। इसका प्रमाण क्रमांक जेड अगर बात करें, इनके प्रमाण क्रमांक कितने से हैं? 58 से 58। 57 के बाद 14 तक, तो 57 के बाद यानी 58 से लेके 71 तक है। ये दूसरा पॉइंट है। और अगर इसकी बात करें तो इनके प्रमाण क्रमांक ये हो जाएंगे 90 से 103 तक है। अगर बात करें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है? 4f में मिलता है। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में गिरता है, उपकोष में गिरता है। इसकी बात करें तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा? 5f में गिरेगा। ध्यान रखिएगा 5f उपकोष में गिरता है। 5f उपकोष में गिरता है। अगर हम अगला बात करें, इन्हें 4f श्रेणी नाम दिया जाता है। चौथा नंबर हो जाएगा, इन्हें 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं। ठीक है ना? ये जो थे 4f वाले, अगर पांचवा पॉइंट बात करें तो ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ये बात करें अगर इनमें रेडियो एक्टिवता पाई जाती है, ये रेडियो एक्टिव है, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। क्योंकि मैंने बताया था अभी कि रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो प्रमाण क्रमांक कहां से लेके 84 से लेके 118 तक। इसी ध्यान रखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व सभी होंगे। इसके बाद जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? हालांकि 118 तक, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ तो सिर्फ 90 से 103 तक ही है। तो जितने भी तत्व हैं वो क्या हो जाएंगे? वो रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएंगे। और इनमें लैंथेनॉइड संयोजन पाया जाता है, बात अलग है। देखिए अब अगर हम बात करें तो ये इनकी त्रिज्याएं अपेक्षाकृत छोटी होती है, इनकी त्रिज्याएं बड़ी होती है। यानी इनकी कक्षा जो होगी, इनका जो कोष होगा, ये प्रमाण में छोटे होते हैं और इनका जो प्रमाण होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये कक्षा ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे 4f है, यहाँ पे 5f लिखा है। इनके पास अगर 6s है तो इनके पास 7s होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा।
तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इनको आप लोग देखिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिकैप करके देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, इनको देखना जरूरी होता है और इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ है जो कि अब आपको मैं बताया गया हूँ। बाकी ये जो आपकी क्लास है वो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए है। हम आपसे बता दें फिर से एक बार कि जो ये आप पढ़ रहे हो ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि अगर ये आप यहाँ पे पढ़ ले रहे हो तो आपको 12 में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से याद होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये यूनिट आज समाप्त भी हो गई है। ये यूनिट समाप्त होने के बाद अगली यूनिट हम चालू करेंगे, ठोस और द्रव जो भी पदार्थों का परिवर्तन है वो पढ़ेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।